विज्ञान की कक्षा 7वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास की पुस्तक हमारे अतीत भाग 2 के छठे अध्याय का अध्ययन करेंगे। अध्याय का नाम है नगर, व्यापारी और शिल्पी जन। डियर चिल्ड्रन, टुडे वी शैल बी लर्निंग द सिक्स्थ लेसन ऑफ आवर हिस्ट्री टेक्स्ट बुक, आवर पास्ट पार्ट 2, लेसन नंबर 6, towns, traders and craftsmen. Today we shall be learning the second part of this lesson. So now let us begin. आज हम इसके दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। मंदिर, नगर और तीर्थ केंद्र, टेम्पल्स, टाउन्स एंड पिलग्रिम्स। मंदिर नगर की महत्वपूर्ण पहचान थी। राजा अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए वैभवशाली मंदिर बनवाते थे। जैसे हमने अभी पढ़ा, चोल राजा राजराज प्रथम ने राजराजेश्वर मंदिर बनाया और जिसको बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता था। वे मंदिर की आमदनी के लिए मंदिरों को भूमि और धन अनुदान में देते थे, क्योंकि कोई भी मंदिर बनाने के लिए बहुत सारी भूमि और बहुत सारी पूंजी की ज़रूरत होती थी। सामान्य जन ऐसा खर्चा नहीं कर पाते थे, इसलिए प्राय ये मंदिरों का निर्माण बड़े बड़े राजाओं और बड़े बड़े सम्राटों के द्वारा ही संभव हो सकता था। जो आमदनी इससे मिलती थी उससे धार्मिक अनुष्ठान, सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए खर्च किया जाता था। मंदिर में आने वाले दर्शनार्थी भी मंदिर में दान दक्षिणा दिया करते थे, जो कि मंदिर की आमदनी में वृद्धि करते थे। मंदिर के धन को व्यापार और साहूकारी में लगाया जाता था, इसलिए इससे भी जो आमदनी होती थी वो मंदिर के जीर्णोद्धार और मंदिर के सुशोभीकरण के लिए खर्च किया जाता था। आज भी आप देखिए, जो सरकार के पास ये जो पैसा आता है व्यापार के द्वारा संपत्ति पर अलग अलग प्रकार के कर लगाने के कारण, उसी पैसे का इस्तेमाल वो जन कल्याण के लिए करते। तो ये जो परंपरा है वो सदियों से ही ऐसी चली आ रही है। धीरे धीरे बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, व्यापारी, कामगार, शिल्पी आदि मंदिर के आसपास बसने लगे और एक प्रकार का वो तीर्थ स्थल नगरों में परिवर्तित होने लगा। आप शिरडी का ही उदाहरण लीजिए। 1977 के पहले शिरडी का कोई इतना अस्तित्व नहीं था, केवल वो धार्मिक केंद्र के रूप में ही उसको जाना जाता था। लेकिन बाद में 1980 के दशक के दौरान उस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया, उसका सुशोभीकरण किया गया और आज देखिए वहाँ पर एयरपोर्ट, रेलवेज तक वहाँ पर शुरू हो गई। तो ये मंदिर जो है एक आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक गतिविधि का केंद्र बन गया। इसके कारण मंदिर के आसपास नगरों का विकास हुआ, यानी बड़े टाउन्स में बदल गए। हम उदाहरण दे सकते हैं। उदाहरण के लिए तमिलनाडु के कांचीपुरम और मदुरई ये मंदिर, और आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी, जहाँ पर भगवान वेंकटेश की पूजा की जाती है। तो देखिए एक धार्मिक स्थल किस प्रकार से एक बड़े नगर का रूप ले सकता है। The temple was an important identity of the city. King had built magnificent temples to show his devotion. For the income of the temple, he used to give land and money grants to the temple. From this income, religious ritual, cultural program were performed. See, during medieval period, so many temples were built by the emperors, especially in the South India under the Chola Empire, under the Pallava Empire, under the Chaira Empire. Similarly, during the Magadha period, so many temples were built. The emperors and the kings used to build a temple to show the prosperity of their state. They want to show to the world their authority over their subordinates. And it was also a source of revenue for the state. And by constructing a temple, he want to raise up several economic activities around the temple, and it boosts the urbanization process nearby the town, because all the craftsmen like goldsmith,
ironsmith, artisans, masonry workers, garlands, some hoteliers. They started concentrating nearby the town, that particular temple. Similarly, these temples were not built by the common citizens or by the Brahmins, because they don't have that much of capital with them. The king, or the rich person, the noble or elite personality of the society, used to contribute in terms of the land, in terms of money, for construction of this temple. Hmm? And this compose the revenue of the temple. And from that revenue, so many religious activities, rituals, cultural programs were performed. Visitors visiting the temple also donated alms to the temple. The temple funds were used for trade and money lending. Even today, you can observe the tax that's collected by the government to the way of taxation, or the grants. The government used to spend a lot that particular amount in so many government bonds, debentures. They used to invest those money, so that their revenue may be increased more. So during the medieval period also, the donations thus collected with the temples was spent in trade, and spent in money lending. Gradually, large number of priests, businessmen, artisans settled around the temple, because they were associated with so many economic activities. Due to this, cities developed around the towns. Uh, New cities or towns emerged. For example, Tamil Nadu's Kanchipuram and Madurai, and Andhra Pradesh Tirupati Balaji. Yeah, and in Tirupati, there is a god, you can say, Lord Venkateshwara, Lord Vishnu, etc. And thus they used to attract the what you say, pilgrims for all down the country. तीर्थ स्थल नगर। अभी यहाँ पर देखिए, हम कुछ ऐसे तीर्थ स्थलों के बारे में हम बात करेंगे जो एक नगर के रूप में विकसित हुए। इन दिस स्लाइड वी शैल डिस्कस अबाउट दोज पिलग्रिम सेंटर्स that which have emerged as very big towns. To quote a few of them, we can say the name of Brindaban, which is situated in उत्तर प्रदेश। अगर हम किसी का उदाहरण देंगे तो ये वृंदावन, उत्तर प्रदेश के ये वृंदावन का मंदिर, जो कि भगवान कृष्ण को समर्पित है। इट वॉज now devoted to the Lord Krishna. And similarly, Thiruvannamalai in Andhra Pradesh. These two pilgrim centers had emerged as a big town. Similarly, there is a place called Ajmer, which was the capital of the Chauhans during the 12th century. अजमेर जो कि 12वीं शताब्दी में चौहानों की राजधानी थी, बाद में वो मुगलों का भी प्रसिद्ध सूबा बन गया। ये भी जो शहर है, एक बहुत बड़े नगर के रूप में विकसित हुआ। Okay, so there is a place in Rajasthan called Ajmer, which was the capital of the Chauhana dynasty, and later on the Mughal took over this particular place, and it was the important district of the Mughal Empire, and it was devoted to a Sufi saint called Khwaja Moinuddin Chishti. अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक सूफी संत है, उसकी एक दरगाह है। और अजमेर में के पास ही क्या है, एक पुष्कर
नाम का तालाब है। वहाँ पर हर साल आज भी वहाँ पर हर साल मेला लगता है और वहाँ पे देश विदेश के पर्यटक आते हैं। तो ये इन्हीं जो है नगरों का यहाँ पर उदाहरण दिया है। मैं आपको एक एक करके उनके चित्र दर्शाने की कोशिश करता हूँ। आई विल शो दी पिक्चर्स related to or associated to these towns. सी वृंदावन, ये वृंदावन है जो कि उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जो बाद में एक बहुत बड़े नगर के रूप में विकसित हुआ। बाद में हम बात करते हैं तिरुवनमलई आंध्र प्रदेश में। ये चोला साम्राज्य के वक्त एक बहुत बड़ा एक धार्मिक केंद्र था, एक बहुत बड़ा मंदिर था आंध्र प्रदेश में। ये भी एक बहुत बड़े नगर के रूप में विकसित हुआ। देखिए, मंदिर बनने के बाद उसके आसपास के क्षेत्रों में बहुत बड़े बड़े जो है नगर विकसित होते हैं। आसपास के गांव के लोग अपना उत्पाद लेके यहाँ पर बेचने आते हैं, और इस तरह से ये जो केंद्र में जो ये मंदिर है, वो मंदिर आर्थिक गतिविधियों का एक बहुत बड़ा केंद्र बन जाती है। ठीक है, और हम अभी बात करते हैं अजमेर के जहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ये 12वीं शताब्दी में, मैंने पहले बताया कि चौहानों की राजधानी थी। बाद में जब मुगल साम्राज्य का विकास हुआ तो इसने इसको एक बहुत बड़े सूबे के रूप में विकसित किया। यहाँ पर पुष्कर तालाब है, और ये एक धार्मिक सह अस्तित्व, यानी ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, ऐसा नहीं कि वहाँ पर केवल जो है इस्लाम धर्म को मानने वाले ही लोग जाते थे। वहाँ पे हिंदू लोग भी वहाँ पर चादर चढ़ाने जाते थे उस सूफी संत की दरगाह पर। ये एक प्रकार का दरगाह है। तो देखिए किस तरह से आज देखिए आप ये आजमगढ़ के पास अयोध्या में भगवान राम के मंदिर बनाने का शिलान्यास करने के लिए मोदी जी आए। अब देखिए ये अयोध्या जो है भारत के ही मानचित्र पर नहीं, पूरे विश्व में इसकी ख्याति हो गई। आपने समाचार में भी सुना है, समाचार पत्रों में भी सुना है कि देश विदेश के बहुत सारे भाविकों ने इसके लिए जो है दान भेजा। इस ट्रस्ट के लिए अलग अलग दान भेजा, कईयों ने ईंटें भेजी। और देखिए जैसे ही इस मंदिर का निर्माण शुरू होगा, इस मंदिर ये जो क्या है, आजमगढ़ है या अयोध्या है, उसका नगरीकरण हो जाएगा। शायद ये एक बहुत बड़ा एक नगर के रूप में विकसित होगा। तो ये जो मंदिर बनाने के बाद बहुत सारी आर्थिक गतिविधियाँ उभर कर आती है, और इस तरह से उस क्षेत्र का, उस नगर का आकार बढ़ता है, आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ती है। तो इस तरह से उसका विकास होता है। सी बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल टेम्पल, टेक फॉर एग्जाम्पल द टेम्पल ऑफ Lord Rama, which is proposed to be constructed at the disputed site of Ayodhya. Even Prime Minister of the India have attended the ceremony of laying the foundation stone of that particular temple. You see, after few years, you will notice that this particular place, Ayodhya, which is at presently a very small town, will develop into a very big metropolitan city. In news you have also heard, or you have also came across that certain pilgrims all around the world, they have donated monetarily, they have donated some bricks for the construction of this temple. So by simply laying the foundation stone of the temple, so much of the capital is generated. Now you imagine when this temple is fully constructed, then what would be the status of that particular city? All the economic activities will be brought to the cities. It will be well connected with railways, airways and what not. So by the construction of simple temples,
sample, a small town starts growing into big town. Now, recently I have given the example of the Shirdi during 1977, 70 to 77. There was no or at least economic activity was there, and the rate of the property near the Shirdi was also very meager. And now at present, there is an airport. It is directly connected with all parts of India by the rail route. The prices of the what do you say, immovable property also gone up there. There you will find a chain of the hotelings and so many economic activities which is going near the Shirdi town. So from the ancient period, this practice is going on. Urbanization practice is going on. ओके, तीर्थ स्थल भी धीरे धीरे नगरों में विकसित हो गए, जैसे वृंदावन। अभी मैंने चित्र दिखाया वृंदावन, ये उत्तर प्रदेश में है। तिरुवनमलाई जो कि तमिलनाडु में है। ऐसे अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और पुष्कर सरोवर के लिए प्रसिद्ध है। अजमेर 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं और मुगलों का प्रसिद्ध सूबा था। यह नगर धार्मिक सह अस्तित्व का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। Pilgrim towns, pilgrim sites have also developed gradually in the cities. For example, Vrindavan, Uttar Pradesh, Tiruvannamalai, Tamil Nadu are two examples of such cities. Ajmer is famous for the Dargah of Sufi saint Khwaja Moinuddin Chishti and also Pushkar Sarovar, and in once in a year there is a fair organized near the Pushkar where the pilgrims from all down the country they used to visit this dargah and also visit the Pushkar site, and there is a barter kind of the trade which is organized in near the Pushkar where the handicrafts from the neighboring towns are brought in the Pushkar, and there is a camel trade, the ass trade of livestock, where the camels are bought and sold, where the donkeys, the Gujarat donkeys, Kutch donkeys are also sold and purchased, and similarly the handicraft of Rajasthan and nearby the Gujarat are brought here and sold. Ajmer was famous town of the Chauhan kings and Mughals Suba during the 12th century. This city provides an excellent example of religious coexistence. What do you mean by religious coexistence? The Ajmer is not the pilgrims of Hindus. All the pilgrims of all the religions, whether Hindu, whether Jain, whether Christians, whether Muslims, whether even Parsis, Jains also used to visit the dargah of this Sufi saint Khwaja Moinuddin Chishti. So it gives an example of religious coexistence. Here you will find absolute religious tolerance among the people. Okay, now let's move further. छोटे नगरों का संजाल। 8वीं शताब्दी में छोटे छोटे नगरों का विकास बड़े बड़े गांवों से हुआ। बड़े बड़े गांव मतलब जो मुग़ल साम्राज्य में जो राजपूतों के दौरान जहाँ पर कृषि और आर्थिक गतिविधियाँ ज़्यादा होती थी, जो उत्पादक क्षेत्र थे, विद द टाउन्स विच वर द प्रोड्यूसर्स ऑफ सम गुड्स एंड मटेरियल्स आर कॉल्ड बिग विलेजेस। जो बड़े बड़े गांव किसे कहते हैं, जहाँ पे बहुत प्रकार की आर्थिक गतिविधियाँ होती है। गांव में एक मंडपिका लगती थी। मंडपिका ये मंडप से बना है, ठीक है। मंडपिका लगती थी जिसे बाद में
मंडी कहा जाने लगा। हिमाचल प्रदेश में भी एक एक जिला है जिसका नाम ही मंडी है। वहाँ पे मंडी नाम कैसे पड़ा? क्योंकि वहाँ पर सेब का जो है क्रय विक्रय होता है। इस मंडपिका में आसपास के गांव वाले अपनी उपज बेचने के लिए लाते थे। उपज मतलब केवल कृषि उपज ही नहीं, जो भी वो जो शिल्प बनाते थे वो सब वहाँ पर बेचने के लिए लाते थे। गांव में ऐसी गलियाँ थी जहाँ पर दुकान और बाजारें थी। इन्हें हट या हाट कहते थे। उदाहरण क्या है? असम असम का एक नगर जिसको कहते हैं गुवाहाटी। असमी भाषा में गुआ का मतलब है सुपारी, हाट का मतलब है बाजार। तो जहाँ पर सुपारी बेचने के लिए एक बड़ा बाजार लगता है, ऐसे बाजार को गुआ हाट का हाटी कहते हैं। यहाँ पर जो है सुपारी के साथ साथ बहुत सारे बाकी के भी उत्पाद स्थानीय लोग बेचने के लिए लाते थे। इसके अलावा तेली, चीनी बनाने वाले, कुम्हार, सोनार, लोहार, ताड़ी बनाने वाले, पत्थर तोड़ने वाले कारीगरों के भी अलग अलग यहाँ पर बाजार होते थे। तो इन बाज़ारों को या तो आप मंडी बोलिए, नहीं तो आप इसे क्या बोल सकते हैं? हाट बोल सकते हैं। कुछ व्यापारी स्थायी रूप से व्यापार करते थे, यानी कुछ व्यापारियों की स्थायी दुकानें थी, बड़ी बड़ी दुकानें थी, और दूसरे दूसरे प्रांत से जो व्यापारी है या छोटे व्यापारी है वो इन नगरों में आते थे। उनसे थोक में माल खरीद कर अपने साथ लेके जाते थे। ऊँटों पर लेके जाते थे, घोड़ों पर लेके जाते थे, ठीक है। और वहाँ से फिर वो समुद्री वो किनारे पर आते थे, बंदरगाह पर आते थे, और बंदरगाह से विदेशों में भी लेके जाते थे, ठीक है। व्यापार केसर, घोड़े, नमक, केसर सुपारी, काली मिर्च आदि बेचने व खरीदने इन हाट में आते थे। यानी जो व्यापारी आते थे वो केसर, घोड़े, नमक, सुपारी, काली मिर्च बेचने खरीदने इन हाटों में आते थे। और इसके और जो मुख्य केंद्र थे हमारे भारत में मसालों के, एक तो ये काली मिरी, इलायची, दालचीनी, स्पाइसेस, जिसके इनके बड़े बड़े जो क्या कहते हैं क्षेत्र थे, वो क्या है? एक हम्पी और दूसरा मसूलीपट्टनम। बाद में आप देखेंगे कि जब ब्रिटिश इंडिया भारत में आए तो उन्होंने मद्रास को एक बड़े व्यापारी केंद्र के रूप में विकसित किया। यहाँ पे जो मसूलीपट्टनम में हॉलैंड और डच के लोग रहते थे, इन व्यापारियों को अंग्रेज़ों ने खदेड़ दिया और वे फिर बाद में दक्षिणी पूर्वी एशिया में, इंडोनेशिया और मलेशिया में जाकर उन्होंने व्यापार करना शुरू किया। पश्चिमी तट की हम बात करते हैं तो सूरत, भरूच, गोवा, ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा व्यापार होता था। कोचीन की जो है बंदरगाह, तो यहाँ से ये व्यापार ये होते थे। तो विदेशों से भी बहुत सारे व्यापारी इन नगरों में आते थे, और वो उन नगरों का अपना एक ऐतिहासिक महत्व था। आपने वास्को ड गामा के बारे में पढ़ा है। वो 1498 में केरल के तट पर पहुंचा, और कौन से वहाँ पे नगर में? कालीकट। इस कालीकट का भी देखिए इतिहास में एक नाम हो गया है, क्योंकि 1720 में ब्रिटेन की संसद ने जो अधिनियम पारित किया था भारतीय सूती वस्त्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए, उसका नाम उन्होंने क्या रखा? कैलिको। और कैलिको मतलब कालीकट, कॉटन। तो ये देखिए इन नगरों का कितना अपना नाम हो जाता है। वैसे ही आप आठवीं कक्षा में कई और नगरों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे मलमल, मसलिन जिसको सूती वस्त्र कहते हैं, वो ढाका से जो है प्रचलित हुआ। तो ये जो है नगर और उत्पाद ये एक दूसरे से इस तरह से जुड़े हुए। Network of small towns. See, in the 8th century, small cities were developed from large villages. Why we call large villages? Because these villages were the centers of the
the production, or they were the productive units of the empire, where agrarian products, where the textile products, where the metallurgy industries, and many kinds of the crafts were developed, and from there they used to supply the materials to the capital city. That's why these the producing units are called big villages. In the first part, we have learnt about Urayur, a small town which used to supply the finest cotton for the temples and for the emperors, and there were the local weavers community like Devang, Kaikolar, and Saliya weaving community used to live there. So these were the productive units. Moreover, the food grains like rice and pulses and cereals, these were also supplied by the local towns. So these those town centers, those what you say villages who used to serve as a productive unit or as a supplier, they were called big villages. So villages used to have a mandapika. Mandapika is derived from the word mandap, and mandap is the center of the political, economical, and cultural activities where these activities were carried out. So here we shall use the term mandapika as a marketplace, which later came to be known called as Mandi. See, there is a place in Himachal Pradesh, even town in the Himachal Pradesh called Mandi, near Dharamshala. You can see in the map of the Himachal Pradesh, or in the map of the India, you can identify that particular place. Why it is called Mandi? Because it was the center of the food supply, and it was the center of the horticulture in Himachal Pradesh, and that's why it is called Mandi. In this mandapika, nearby villagers used to bring their produce to sell. There were streets in villages where there were shops and market. These were called huts or hart. For example, Guwahati. Yeah, it is a town in the Assam, and at present it is the capital of it was no, it is the capital of Assam. uh, Assam. The Guwahati means is derived from two words. Gua means betel nut, and hat means a market. So a market of a betel nut is called Guwahati. Okay, you understood? In the Assamese language, betel nut is called Goa, and hart means a market. So a place where betel nuts are sold is called Guwahati. Apart from this, there were artisans, markets for making oil, sugar, quince, goldsmith, and ironsmith. Some traders trade it permanently. They have a permanent shops, while other traders used to sell their produce wandering from street to streets. They work in an unorganized sector. Traders used to sell and buy saffrons, horses, salt, saffron betel nut, black pepper, etc. In this hut, Hampi, Masulipattnam, and Guwahati. These were the prominent cities. These were the centers of the trade during the medieval period. Now see, in Hampi and Masulipattnam, Holland and Dutch traders used to trade extensively. They used to purchase spices, ivory work in a bulk quantity, and they used to export these products to the European country through Red Sea and Mediterranean Sea.
and from Guwahati the trade is carried out to the Southeast Asian countries, and Korea, China, etc. Okay, so there is was a concentration of the traders from all around the world, in world, in this marketplace. First Spaniards, Dutch came. Then after that, French traders. You in next class you will learn about the relationship between the French people, and with the French people, with the Nizam of Hyderabad, Tipu Sultan, and Hyder Ali. They have a very close friendship with each other, and together they fought with the English army. So these trade relations have developed into the political relation, and due to this relation, the town grew up in economic activities, and the importance of the town also rose up. व्यापारी कई प्रकार के होते थे। उदाहरण बंजारा। अब हम व्यापारियों के कुछ प्रकार के बारे में हम बात करेंगे। भारत में व्यापारियों की कई समुदाय हैं। बंजारा, जो बंजारा क्या है, एक जनजातीय समुदाय है जो घूम घूम कर जो अपना सामान बेचती थी। ये एक जगह पर टिक कर रहने वाले व्यापारी नहीं थे। ये एक प्रकार के खाना बदोश लोग होते थे। दे वर नोमैडिक पीपल। और वे क्या बेचते थे? जो भी स्थानिक वस्तुएं होती, जो शिल्प वो बनाते थे, वो बेचते थे। इनके साथ साथ कई दूसरे प्रकार के व्यापारी भी थे जो घोड़ों का व्यापार करते थे, और वे व्यापारी उन व्यापारियों का अपना संघ था। इनका एक प्रधान हुआ करता था, व्यापारियों का एक प्रधान हुआ करता था, जो कि जो सैनिकों से जो है घोड़े की बिक्री के लिए या वो दाम जो है तय करता था, और उनके द्वारा दिए गए जो ऑर्डर्स होते थे उनके अनुसार उनको वो घोड़े जो है घोड़ों की आपूर्ति करते थे। ठीक है। और इन व्यापारियों का एक संघ होता था, यूनियन होता था। उसे क्या कहते थे? गिल्ड। व्यापारियों के समूह को क्या कहा जाता था? गिल्ड। 8वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापारी संघ को क्या सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? गिल्ड। याद रखिए। ठीक है। 8वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापारी संघ मणिग्रामम और नानदेशी, जो दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन के साथ व्यापार करते थे। यानी 8वीं शताब्दी में हमारे दक्षिण भारत में 2 व्यापारी संघ थे, एक मणिग्रामम और नानदेशी। इसे याद रखिए। ठीक है। साथ ही में चेट्टियार, मारवाड़ी और ओसवाल जैसे अन्य व्यापारी संघ थे, जो कि हमारे भारत के संपूर्ण व्यापार के प्रधान व्यापारी बन गए। चेट्टियार, मारवाड़ी और ओसवाल, ये उत्तर पश्चिम भारत में इन व्यापारियों का संघ था। देखिए, दक्षिण भारत में 2 व्यापारी संघ, मणिग्रामम और नानदेशी। मध्य तथा उत्तर पश्चिमी भारत में जो व्यापारी संघ थे वो थे चेट्टियार, मारवाड़ी और ओसवाल। गुजराती बनिया व्यापारियों में हिंदू बनिया, मुस्लिम बोहरा जैसे व्यापारी समुदाय शामिल थे। इनका व्यापार बहुत दूर दूर तक फैला था। आगे हम अभी सूरत के बारे में हम बात करेंगे, जो कि गुजरात का ये गुजरात में एक समुद्री तट पर स्थित एक स्थान है। सूरत, भरूच और बेरीगेजा, यहाँ पे अभी हमने इसका नाम नहीं लिखा, वो भी एक स्थान है जो कि अरब समुद्र के तट पर स्थित एक व्यापारिक नगर है। तो यहाँ पर ये हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहरा जैसे व्यापारी समुदाय व्यापार करते थे, और ये भारत के सबसे धनी व्यापारी थे। सबसे धनी व्यापारी आज भी अगर आप देखेंगे तो मुस्लिम बोहरा व्यापारी ये सबसे धनी व्यापारी है। इनका व्यापार लाल सागर यानी रेड सी और फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ से होते हुए पूर्वी अफ्रीकी देश, इसमें इजिप्ट आ गए, तंजानिया आ गया,
मेडागास्कर, ये प्रांत आ गए। पूर्वी अफ्रीका, अफ्रीके अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया यानी इंडोनेशिया, मलेशिया, मलेशिया अ, ये कोरिया, थाईलैंड, यहाँ पर, और चीन के साथ इनका व्यापार होता था। और इन चेट्टियार, मारवाड़ी और ओसवाल, इन व्यापारियों के पास अपने कई सौ समुद्री जहाजी बेड़े थे। बहुत बड़े बड़े समुद्री जहाज थे। बहुत जो छोटे मोटे जो व्यापारी है, वो अपना अपना सामान विदेशों के लिए इन्हीं के समुद्री जहाज़ों में लाद कर अलग अलग देशों में उनका निर्यात करते थे। तो इस तरह से ये एक बहुत बड़े व्यापारी बन गए भारत के। बाद में अंग्रेज़ों के बाद जो है उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। फिर किस तरह से उनका पतन हुआ वो हम बात का विषय है। लेकिन मध्य युग में जो भारत के सबसे प्रसिद्ध व्यापारी संघ थे वो चेट्टियार, मारवाड़ी, ओसवाल, और उसमें भी हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहरा गुजरात के। इतना समझ में आया आपको? ओके। See, there were many types of traders. For example, Banjara. Banjaras were the scheduled tribe people. They were nomads. They used to sell their products by wandering from city to city. During the rule of the British era, they have declared this Banjara community as a criminal tribe, and they forced them to settle down at a particular place. But during the medieval period, they have a vital importance because they were the efficient craftsperson. They used to make so many what do you say what do you say artillery, and they used to sell this artillery to the neighboring kingdoms, and they used to bring lacs, gums and resins and so many other products to sell in the kingdom. There were another type of the traders who used to trade in horse. The Arabian the horses were brought from Saudi Arabia through the Khyber Pass from Afghanistan, and in the plains of the what do you say plains of the North India, and from there they were brought to the various parts of the country. So the group of the traders, whether the goldsmith, whether dealing with the livestock, they have what you say united themselves into an organization or a group called guild. So the in a simple way, you may say the group of traders or merchants is called guild. Okay, so during the 8th century, the famous merchant association, or you can say the famous merchant guild in South India, were Manigramam and Nanadeshi, who used to trade with the Southeast Asian countries and with China also. Other traders like Chettiar, Marwadi, and Oswal became prominent traders. These were the traders who have their centers, trading centers in the western part of India, and in the northern part of the India. Chettiars, Marwadis, and Oswal. Then we shall talk about Gujarati traders community. They were divided into two groups. One is the Muslim Bohra community, and another one was Hindu Bania, and these were the richest traders of the country because they have the fleet of the naval ship meant for transporting the goods to the European countries, and the small traders used to employ their ships to export their products to the European countries, to the Mediterranean Sea, and to the Southeast Asian countries, and the rest of the world. And by trading in spices, in horses, and in silken cloths, they became rich.
and that's why they had a upper hand on the overall trade of India. Their trade was in the Red Sea, Persian Gulf, East Africa, Southeast Asia, and China, whose trade was the Hindu Banias and Muslim Boras. So they have a trading centers at Persian Gulf, Eastern Africa, Southeast Asian countries, China, Korea, Thailand, like that. See, look at this map carefully. Now, this is a type of the trading route. Trading route from the western part of the India. Trade is carried to the European countries from sea. This is the Red Sea. This is the Red Sea from the western margin of the India, and at the western margin there is a place called Surat, Bharuch. Here it is Mumbai port, Goa, Calicut. So from the western margin, trade is carried to the European countries and to the eastern African countries by the Hindu Banias, Muslim Bohra, Chettiar, Marwadi, Oswal, like that. And entering to the Red Sea, they came across to they come in the Mediterranean Sea, and in the Mediterranean Sea they approach to Italy, and from Italy they used to proceed further to the rest of the यूरोपियन कंट्री. देखिए बेटा, ये जो हम मानचित्र दिखाया, हम मानचित्र देख रहे हैं. इस मानचित्र के जो पश्चिमी तटीय प्रदेश है, और पश्चिमी तटीय प्रदेश में कौन कौन से व्यापारिक बंदरगाहें हैं. एक हम बात करें गुजरात में सूरत, भरूच, ये बंदरगाह है. फिर यहाँ पर बेरीगेजा की खाड़ी है, वहाँ पर भी एक जो है बंदरगाह है. मुंबई बंदरगाह, गोवा बंदरगाह, कालीकट बंदरगाह. यहाँ ये इन बंदरगाहों से जो है पश्चिमी विश्व के साथ व्यापार होता था, जो कि लाल सागर से होते हुए भूमध्य सागर में आते थे. और भूमध्य सागर स्थित जो भूमध्य सागर के उत्तर में जो देश स्थित है इटली में वो अपना सामान उतारते थे, और इटली में सामान उतारने के बाद वहाँ से ज़मीन के रास्ते वो कहाँ पर पहुँच जाते थे, पूरे यूरोप में. अभी आप पूर्वी तटीय मैदान के तरफ देखेंगे तो यहाँ पर भी बंदरगाह है. उस वक्त मसूलीपट्टनम एक बहुत ही क्या कहते हैं महत्वपूर्ण बंदरगाह थी आंध्र प्रदेश में, जो कि बाद में चोल शासन के शासन में भी जो विकसित हुई. वहाँ से ये दक्षिण पूर्वी एशिया, चाइना, कोरिया, थाईलैंड, यहाँ पर इनका व्यापार होता था. सी, टू द ईस्टर्न कोस्टल मार्जिन देयर वर सेवरल पोर्ट्स लाइक मसूलीपट्टनम, लाइक थंजावुर, like Madras, which was developed in during the British era, कोलकाता. यहाँ से व्यापार जो है पूर्वी देशों के साथ, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ होता था. मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, यू कैन सी हेयर, कोरिया, ये जो है व्यापार होता था. थ्रू द ईस्टर्न मार्जिन द ट्रेड इज कैरिड टू द साउथ ईस्ट एशिया, वियतनाम, थाईलैंड, Indonesia, and rest of the eastern world, and all this trade was capitalized by only two trading community of India. One is Hindu Baniya and another one is Muslim Bohra. Now let us proceed further. आइए हम आगे और जानकारी हासिल करें. ठीक है. वे इन पतनों में कपड़े और मसाले बेचते थे. जितने भी यूरोपीय व्यापारी भारत में आते थे, वो केवल दो वस्तुओं को ही खरीदने के लिए आते थे. एक बेहतर सूती वस्त्र और दूसरे मसाले. वे अफ्रीका से हाथी दांत और सोना, और दक्षिणी पूर्वी एशिया से टिन, मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी लाते थे. यानी हमारे भारतीय व्यापारी जब यहाँ पर
अफ्रीकी देशों में व्यापार करने जाते थे या दक्षिणी पूर्वी एशिया में व्यापार करने जाते थे, तो वो अपने साथ क्या लेके जाते थे? मसाले लेके जाते थे और सूती वस्त्र। और उसके बदले में क्या वस्तुएं भारत में बेचने के लिए लाते थे? हाथी दांत और सोना, गोल्ड। आप दे अ, दक्षिणी एशिया, दक्षिणी अफ्रीका में आपको मालूम ही है कि मलिकी खान है, वो सदियों से ही जो है महत्वपूर्ण खान रही है। वहाँ पे कीमती पत्थर यानी हीरा और सोना वहाँ पे पाया जाता है। तो वो चीज़ वहाँ से वो अफ्रीकी देशों से लेके आते थे। लेकिन दक्षिणी पूर्वी एशिया से वो टिन, जिसको रांगा भी बोलते हैं, मिट्टी के नीले बर्तन, इसको हम पोर्सिलिन के बर्तन भी कहते हैं, और चांदी। पश्चिमी तट के नगरों में अरबी, फारसी, यहूदी, सीरियाई और ईसाई के व्यापारी बस गए। यानी ये व्यापारी यहाँ पर सूरत, भरूच, मुंबई, गोवा, इन प्रांतों में वो बस गए और यहाँ से वो सामान खरीदते थे और समुद्री जहाज से वो अपने जो है यूरोपीय देशों में वो निर्यात करते थे उनका। लाल सागर में बेचे जाने वाले मसाले और कपड़े इतालवी व्यापारियों यानी इटालियन, हाँ, इताली व्यापारियों द्वारा खरीदे जाते थे। मैंने अभी बताया आपको कि हम यहाँ पर जो भारतीय व्यापारी थे जो सूरत के बंदरगाह तक आते थे और वो अपने साथ मसाले और कपड़े वगैरह दक्षिण भारत से जो उन्होंने जो खरीदे थे उनको समुद्री जहाज के जरिए कहाँ पर भेजते थे? लाल सागर। और लाल सागर से होते हुए वो भूमध्य सागर की तरफ आते थे और भूमध्य सागर के उत्तर में इटली एक प्रांत है, वहाँ के व्यापारियों को वो सामान बेचते थे और वहाँ के व्यापारियों से वो पूरे यूरोपीय व्यापारी तक वो पहुँचाए जाते थे। तो इस तरह से वो एक प्रकार की व्यापार की एक चेन थी। They used to sell clothes and spices. Who used to sell the clothes and spices? Spices. These traders who were living in India. There were ivory, not elephant. It is you can call ivory. Ivory and gold from Africa, and tin, earthen indigo vessel, and silver from Southeast Asia. Means that trader used to trade for gold, ivory, and the earthen vessel, that you can call it a porcelain, and silver with the Southeast Asian countries and African countries. Arabian, Persian, Jewish, Syrian, and Christian merchants simply lost their home in the cities of the west coast. Means they made permanent habitat in Surat, Bharuch, at the Mumbai and Goa and Calicut, and they became the natives of India. Spices and clothes in Red Sea were brought by Italian merchant, and from here these were carried to the European markets. काबुल एक व्यापारिक नगर। ये देखिए, ये जो प्रसिद्ध क्या है? रेशम मार्ग है। और वो रेशम मार्ग कहाँ से होते हुए ये गुजर रहा है? अफ्रीका के खैबर दर्रे से। तो यहीं पर स्थित है, इसी के पास स्थित है अफ़गानिस्तान। और इसके दक्षिण में है कंधार। इसके दक्षिण में एक प्रांत है कंधार। तो ये जो है रेशम मार्ग से जो जुड़ा है, और यहाँ पर घोड़ों का व्यापार बहुत होता था। और उस ज़माने में जो है घोड़ों के व्यापार से होने वाली जो आमदनी थी वो लगभग 30,000 रुपये के आसपास थी। उस वक्त 30,000 रुपये की कीमत बहुत ज़्यादा थी। और यहीं से वो अफ़गानिस्तान से वो आगे होते हुए पश्चिम की ओर बढ़ने पर वो यूरोप पहुंच जाते थे। तो ये काबुल एक बहुत महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर स्थित एक नगर था। See in this map you can clearly see the location of the Kabul over the Silk Route, and thus this place gained economic importance, or the trade importance. This Kabul was known for two trades. One was the slave trade, and second one was the trading in the horses.
And see, when we are talking about the slave trade, there was a very big market in Portugal called Lisbon, where the trades are slaves were purchased and sold. Now let us learn more about this Kabul in our further discussion. काबुल और कंधार रेशम मार्ग से जुड़े थे। घोड़ों का व्यापार भी इसी मार्ग से होता था। 17वीं शताब्दी में एक हीरो के व्यापारी जो बैप्टिस्टे टैवर्नियर ने अनुमान लगाया कि काबुल में घोड़ों का व्यापार हर साल 30,000 रुपयों का होता था। काबुल में मेवे मतलब ड्राई फ्रूट्स, नट्स, खजूर, गलीचे, गलीचे मतलब कारपेट्स, बहुत बड़े बड़े कारपेट्स बनाए जाते थे। रेशमी कपड़ों का व्यापार ऊँटों के जरिए होता था। और यहाँ पर गुलामों का व्यापार भी होता था, यानी गुलामों का भी सबसे बड़ा यहाँ पर बाज़ार था। और मैंने अभी बताया कि यहाँ पर यूरोप में भी एक पुर्तगाल नामक एक देश है। पुर्तगाल में लिस्बन जो शहर है वो गुलामों के बाज़ार के लिए बहुत प्रसिद्ध था। वहाँ पर जो है पुरुष और स्त्रियों को गुलामों के तौर पर बेचा और ख़रीदा जाता था। और ये एक रेशम मार्ग पर स्थित एक प्रसिद्ध नगर था। Kabul and Kandahar were connected by Silk Route. Kandahar is also one of the famous city located in the south of Afghanistan, and Kabul is located at the north over the Khyber Pass. The trade of horses was also done through this route. In the 17th century, a diamond merchant, the Baptiste Tavernier, estimated that the horse trade in Kabul amounted to rupees 30,000 per year, and that was a very big amount during those days. It is equivalent to now 1 million or above. Nuts, dates, carpets, and silken fabrics from Kabul were traded through camel to the various parts of the world. Slaves were also traded here. Right now, I had explained you. Bidri. See, it is one of the craft which was famous in the Karnataka state during the period of the the Golconda and Bijapur reign. ठीक है, ये देखिए बीजापुर और गोलकोंडा साम्राज्य के दौरान यहाँ पर कर्नाटक में एक बीदर नाम की जगह है। वहाँ पर एक प्रकार के शिल्प जो विकसित किया और उसके शिल्प का नाम था बिदरी, जहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो है कलाकृतियाँ बनाई जाती थी, बर्तन से लेकर सजावट की चीज़ें, थूकदान, पीकदान वगैरह, या इस तरह से। यहाँ इसकी ये विशेषता है कि ये कांस्य धातु पर बनाया जाता था और इस पर सोने और चांदी की तारों से नक्काशी की जाती थी, बिदरी। आइए इसके बारे में हम बात करें। बिदरी शिल्प का उत्पादन बीदर, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में कर्नाटक की सीमा में किया जाता है। और ये जगह का नाम है बिदरी। उपयोग की गई धातु शुद्ध चांदी की पतली चादरों के साथ जस्ता यानी जिंक और तांबे के जड़े का एक काला मिश्र धातु है। फॉर्म को मोल्ड्स में डाला जाता था। कॉपर सल्फेट का मजबूत घोल जो कि फॉर्म को कोट करने के लिए उपयोग किया जाता था, इसे ब्लैक कोटिंग देता है। गहरे काले रंग को पाने के लिए एमोनियम क्लोराइड की पेस्ट को घिसकर भी लगाया जाता है। चांदी के तार या स्ट्रिप्स को उत्कीर्ण डिज़ाइनों में दबाया जाता है, फिर चमक के लिए बफर किया जाता है। आप केवल इतना क्लिष्ट आप परिभाषा मत जो है याद कीजिए, आप केवल इतना ही
याद रखें कि ये जो बिदरी है वो जस्ता, कांस्य की धातु पर सोने और चांदी की तारों के साथ जिस पर नक्काशी की जाती है उसे उस कलाकृति को हम बिदरी कहते हैं। और ये बिदरी कर्नाटक के बीदर, आंध्र प्रदेश के कुछ भागों और महाराष्ट्र में जो है ये प्रचलित थी। ठीक है। बिदरी Bidri craft is practiced in Bidar, Karnataka, in Andhra Pradesh and in parts of the Maharashtra bordering Karnataka. The metal used is blackened alloy of zinc and copper. देखिए zinc and copper. It is the alloy of zinc and copper inlaid with the thin sheet of pure silver. So pure silver material is also used. The forms are cast in molds. ये जो हैंडीक्राफ्ट बना रहे हैं उसको क्या है, उसको पहले मोल्ड्स में डाला जाता है, सांची में डाला जाता है. द स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट दैट इज यूज टू कोट द फोम गिव्स इट द ब्लैक कोटिंग. यानी कॉपर सल्फेट के जो मिश्रण है वो उसको काला रंग देता है. अमोनियम क्लोराइड पेस्ट इज आल्सो रब्ड इनटू टू गेट अ डीप ब्लैक कलर. Silver wires or strips are pressed into the engraved design and then buffed for luster. This way the handicraft is prepared. आइए हम देखते हैं अभी तक हमने क्या क्या सीखा. दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध व्यापार संघ का क्या नाम था? दक्षिण भारत के एक प्रसिद्ध व्यापारिक संघ का नाम मणिग्रामम था. और दूसरे व्यापारिक संघ का नाम क्या है? जी हाँ, नानदेशी. गिल्ड से क्या तात्पर्य है? गिल्ड व्यापारिक संघ, व्यापारियों के एक संघ को हम गिल्ड कहते हैं. बिदरी ये कला कहाँ प्रचलित थी? बिदरी ये कला कर्नाटक, महाराष्ट्र के कुछ भाग जो कर्नाटक राज्य से जुड़े हैं, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर प्रचलित थी. और ये बीजापुर के एक महत्वपूर्ण शहर बीदर शहर के नाम से इस कलाकृति का नाम बीदर पड़ा. राजराजेश्वर मंदिर के प्रमुख स्थापत्यकार कौन थे? ये हमने प्रश्न पहले भाग में भी लिया था, अभी दूसरे भाग में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. राजराजेश्वर मंदिर के प्रमुख स्थापत्यकार का नाम कुंजर मल्लन पेरुथच्चन थे. राजराजेश्वर मंदिर के लिए झंडियाँ कौन बनाते थे? शालेय बुनकर. तो मैं आशा करता हूँ जो बातें हमने इस पाठ में, इस भाग में हमने जिसकी चर्चा की वो आपको समझ आई होंगी. आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको आप अपनी नोटबुक में, क्लासबुक नोटबुक में बाकायदा लिखिए, याद कीजिए. ये आपके लिए ज़रूरी है. परीक्षा कभी भी हो सकती है, उसके लिए आपके नोट्स तैयार होने चाहिए. धन्यवाद.